A very good morning to my dear students. मैं हूं इंजीनियर आकृति, आपकी मैथ्स टीचर। आप में से मैक्सिमम बच्चे इंट्रोडक्शन टू AOD देख चुके होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं, आज का लेक्चर अटेंड करने से पहले एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वहां मैंने बताया है कि ये टॉपिक कब खत्म करूंगी, कितना इंपॉर्टेंट है, किस एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं बात करती हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट मेजर। हमारा आज का टॉपिक पहला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक रेट मेजर। ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है। मुझे लगता है आज का लेक्चर हमारा 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में होने वाला होगा। आज मैं आपको करवाऊंगी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट तो 5 मिनट का है, सिर्फ 5 मिनट का, लेकिन मैं आपका ब्रेन धीरे धीरे उपयोग करवाऊंगी। यानी स्टार्ट करूंगी एकदम लो लेवल से, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन कराऊंगी, 2-3 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी, 4-5 सब्जेक्टिव करवाऊंगी। कुछ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, कुछ NDA के लिए इंपॉर्टेंट, और लास्ट के 1-2 क्वेश्चन IIT के लिए इंपॉर्टेंट करवाऊंगी। उसी में 2-3 होमवर्क भी दूंगी। कंसंट्रेशन से सीखिएगा। टॉपिक को समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, किसी भी क्वांटिटी का चेंज होने का रेट। आप बच्चे के पढ़ने का रेट, आपके पेरेंट्स के इनकम का रेट, आपकी मम्मी खाना बनाती है कितने स्पीड से बनाती हैं, मैं पढ़ा रही हूं मेरे टीचिंग का रेट, आप बाइक चलाते हैं बच्चे, बाइक का स्पीड यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज नोन एज स्पीड। समझते हैं रेट मेजर। इस शब्द को समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज विथ रेस्पेक्ट टू टी। विथ रेस्पेक्ट टू कहता है जिसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, यानी टी हो गया डिनोमिनेटर में। आखिर किसका चेंज? डिस्टेंस एस का, मतलब ds अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू t, ds अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का चेंज x के रेस्पेक्ट में एट x इक्वल टू x नॉट। मीन्स y को डिफरेंशिएट कर लीजिए, जहां x था वहां x नॉट डाल लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, लेकिन इसने तो दिया नहीं है कि किसके रेस्पेक्ट में। अगर कुछ भी मेंशन ना रहे तो एक ही चीज तो ऐसा है जो हमेशा बढ़ता रहता है, नहीं बदलता है, रुकता नहीं है, टाइम। अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना रहे विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, तो हम लोग हमेशा टाइम को लेते हैं। इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैंने विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ले लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम with respect to r,
वॉल्यूम का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, डीवी अपॉन डी आर। अब नोट की बात कर लेती हूं। कब हम लोग अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, और नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है, या कब पॉजिटिव लेंगे, अगर y इंक्रीज करता है, जब इफ y increases when x increases। x हमारा इनपुट है, मैं इनपुट दे रही हूं, अगर आउटपुट बढ़ रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। मैं मेहनत बढ़ा रही हूं और बच्चों का रिजल्ट भी बढ़ रहा है। पहले मैं ऑनलाइन टीचिंग ऑल्टरनेट में देती थी तो बच्चे 100 में से 70 टॉप करते थे या पास करते थे। अगर मैं ऑल्टरनेट की बजाय रेगुलर टीचिंग देने लगूं, लगातार हर दिन 1.5 घंटे पढ़ाऊं, तो बच्चे भी जो 70 पास कर रहे थे 80 पास कर रहे हैं, मतलब मेरा रेट बढ़ रहा है, प्रोग्रेस का, मेरा बच्चों का पासिंग का रेट बढ़ रहा है। इनपुट बढ़ाने से आउटपुट बढ़ता है, मतलब रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है। अगर आउटपुट घटता है जब x बढ़े, बात कर लेती हूं। मान लीजिए कोई बच्चा रनिंग कर रहा है, उसे फौज में भर्ती होना है, आर्मी में फिजिकल टेस्ट देना है। जब वो प्रतिदिन सुबह में 1 घंटे रनिंग की प्रैक्टिस करता था तो उसका फिजिकल निकल गया था, इंटरव्यू में वो बच्चा छंट गया। अगले साल वो 2 घंटे मेहनत कर रहा, सुबह में 2 घंटे रनिंग कर रहा, और जब एग्जाम हुआ तो फिजिकल में ही वो छंट गया, नहीं क्वालिफाई कर पाया। यानी इनपुट तो बढ़ाया 1 घंटे से 2 घंटे, आउटपुट नहीं बढ़ पाया, मतलब उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है। इनपुट बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, इनपुट बढ़ने से आउटपुट घटेगा तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव। और बात कर लेती हूं थोड़ा सा नोट का ही सेकेंड पॉइंट। ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। नोट का सेकेंड पॉइंट, अगर वो कहता है रेट इज इंक्रीजिंग तो मैं पॉजिटिव साइन लूंगी। अगर बोलता है वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मैं +2 लूंगी। अगर बोलता है डिक्रीजिंग, जैसे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मैं लूंगी कैलकुलेशन में -5। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर इंक्रीजिंग शब्द यूज हुआ है तो डेटा के साथ प्लस साइन दूंगी। क्वेश्चन में अगर डिक्रीज शब्द यूज हुआ है तो डेटा के साथ माइनस साइन का उपयोग करूंगी। तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। एक वर्ड है कॉमर्स का या बिजनेस का, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रिवेन्यू। ये बस इतनी ही थ्योरी है। इसके बाद सिर्फ मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाऊंगी, कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी। समझिएगा, मार्जिनल कॉस्ट। मान लीजिए क्या होता है, अगर हम लोग होलसेल मार्केट में गए, मान लीजिए यहां चूड़ी मार्केट है पटना में या बाकरगंज, जहां होलसेल सामान मिलता है, मैं पूछी
कि ये पियर्स साबुन का प्राइस कितना है, या अगर मैं वहां खजांची रोड रेगुलर जाती हूं, पेन खरीदना है, मैं पूछी ये पेन कितने का पड़ेगा, तो वो पूछता है कितना पीस लेंगी आप। अगर 100 पीस लेंगी तो 5 रुपए का पड़ेगा, अगर 20 पीस लेंगी तो 6 रुपीस का पड़ेगा, अगर 1 पीस लेंगी यानी खुदरा में लेंगी तो 8 रुपए पीस पड़ेगा, अगर 1000 पीस का ऑर्डर करती हैं तो सिर्फ 3 रुपए पीस पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आइटम के अनुसार रेट बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आइटम बढ़ता जाएगा, रेट घटता जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट with respect to number of items produced। यानी मैं समझाऊं, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ आइटम। सिमिलरली अगर मैं मार्जिनल रिवेन्यू की बात करूं, मार्जिनल रिवेन्यू, रिवेन्यू मतलब ये बिजनेस का लैंग्वेज है। कोई पूछते हैं, जैसे कॉमर्स लोग, कॉमर्स के लोग, सीए वगैरह, मान लीजिए मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरवाने गई, तो वो पूछते हैं मैं आप कितना रिवेन्यू जनरेट कर लेती हैं, यानी आपका इनकम प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस, यानी आप बच्चों से कितना लेती हैं, और इंस्टीट्यूट रन कराने में स्टाफ, टीचर्स, एडवर्टाइजमेंट एंड सो ऑन, एक्सेसरीज कॉस्ट को आप माइनस कर लीजिए, जो बचा वही है रिवेन्यू। आप कितना रिवेन्यू जनरेट कर लेती हैं, यानी रिवेन्यू को हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, या यूं कह लें कि मैं जो बता रही हूं हो सकता है सही नहीं हो, क्योंकि ये कॉमर्स का लैंग्वेज है। हमारे काम का सिर्फ इतना है कि मार्जिनल रिवेन्यू मीन्स rate of change of revenue with respect to number of product, यानी dx। अगर कॉस्ट x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में, अगर रिवेन्यू x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में, अगर ये टाइम का फंक्शन होगा तो टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर k का फंक्शन होगा तो k के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। एक बार आप पूरी थ्योरी देख लीजिए, इतनी ही थ्योरी पर मैं कंप्लीट क्वेश्चन, अब 12 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। मैं थोड़ा सा हट जाती हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन रहता है मैम कैसे लिखूं, पहले आप पीडीएफ देती थी, पीडीएफ अब नहीं देती हैं। बच्चे, पीडीएफ के लिए मुझे ये सारी चीजें पहले लिखनी पड़ेगी कॉपी पे, तो मैं करूंगी, जब ऐप पर डालूंगी तो पीडीएफ भी दूंगी। अभी पहले आप बच्चों को पढ़ा तो लूं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सिंपल लिया है, ध्यान से समझिएगा कि तुरंत होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। अभी अभी मैं आपको सिखाई थी मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, पहले उसी पर क्वेश्चन करते हैं। द टोटल कॉस्ट CX, X का फंक्शन है, इन रुपीज यूनिट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय, ये यूनिट देना है, नंबर ऑफ यूनिट X है,
और हमारा कॉस्ट फंक्शन ये है। तो कॉस्ट फंक्शन अगर गिवन है 0.005, 0.02, 30x, 5000, मार्जिनल कॉस्ट पूछा जा रहा है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन। मैं करके दिखाती हूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मींस डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन टोटल 6 जगह होता है, जिसमें पहला हम लोग आज पढ़ रहे हैं। इसे मैं लिखूंगी कॉस्ट का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। ये कांस्टेंट एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 30 कांस्टेंट x का 1, इस कांस्टेंट का 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू x को ही तो कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। 5 3 जा 15 x स्क्वायर, 2 2 जा 4x प्लस 30। अब कह रहा था मार्जिनल कॉस्ट तब निकालें जब 3 यूनिट हो। यहां x यूनिट बोला, यहां 3 यूनिट। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट निकालें जब x के जगह 3 हो। कैलकुलेशन में अब ध्यान देना है आपको। 3 का स्क्वायर 0.04 इंटू 3 प्लस 30, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 15, ऐसा 4 3 जा 12 प्लस 30। मैं इन दोनों को माइनस, पहले इन दोनों प्लस वाले को ऐड कर लेती हूं और तब माइनस कर लेती हूं। ये आ चुका 30.015। इसलिए मेरा मार्जिनल कॉस्ट जो पूछा है वो है ₹30.015। बहुत आसान था, 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है। कॉस्ट दिया है, मार्जिनल कॉस्ट पूछा जा रहा है। सिमिलरली होमवर्क में ये मैं डिफिकल्ट वाला मैं करवा दी, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा था। सिंपल वाला आपके लिए छोड़ी। रिवेन्यू दिया है, मार्जिनल रिवेन्यू पूछा है तब जब x की वैल्यू 15 है। आप बच्चे क्विक कमेंट करिए मैम होमवर्क 1 और आपका ऑप्शन A, B, C और D, ताकि मैं समझ सकूं कि आप मार्जिनल कॉस्ट और रिवेन्यू के कॉन्सेप्ट को सीख पाए हैं या नहीं। तो आगे बाद में पढ़िएगा। जल्दी से पहले होमवर्क 1 का आंसर कमेंट करिए। मैंने 2 छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं। A stone is dropped into a lake. आप में से सभी बच्चे, मैं भी जब छोटी थी, नदी किनारे शाम में जब घूमने गए तो किनारे पर बैठकर और पत्थर मारते हैं पानी में। वहीं गिट्टी वगैरह रखा रहता है। जब पानी में आप पत्थर थ्रो करते हैं तो कुछ ऐसा शेप बनता है। ये देखकर बच्चे को मजा आता है, इसलिए वो पानी में पत्थर मारते हैं। कह रहा अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and waves move in circles
ये वेव्स जो मूव कर रही है सर्कल में एट द स्पीड ऑफ दिस वन, ये वेव का स्पीड है। स्पीड है का मतलब इस चैप्टर में लैंग्वेज पढ़ के सिंबल में बदलना ही मेन पार्ट है। waves move in circles at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड बढ़ रहा है ना, एक्चुअली क्या बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। देखिए ये रेडियस ही बढ़ रहा है, रेडियस के बढ़ने को ही यहां स्पीड बोला जा रहा है। स्पीड मतलब टाइम के साथ रेडियस बढ़ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, उस मोमेंट पर जब रेडियस 8 हो, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी पूछा है एरिया के बढ़ने का। इंक्रीजिंग यानी प्लस में आंसर चाहिए, इंक्रीजिंग मतलब प्लस में चाहिए। हाउ फास्ट इज एरिया इंक्रीजिंग मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया उस मोमेंट पर जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने इतना डेटा इकट्ठा कर लिया। अब यहां से समझना स्टार्ट करना है कि गिवन ये है, चाहिए ये। अब देखिए ये क्वेश्चन खुद इशारा करता है कि कैसे बनेगा। एरिया का फॉर्मूला लिखना है और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डायग्राम हमारा सर्कल का है, मैं लिख रही हूं एरिया ऑफ सर्कल। मैं पढ़ाई थी आपको इंट्रोडक्टरी टॉपिक में मेंसुरेशन के फॉर्मूले। एरिया ऑफ सर्कल ए पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट करूंगी टाइम के रिस्पेक्ट में। ए का डी ए बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, इसको बंडल बना लिया। एक्स स्क्वायर का 2x, आर स्क्वायर का 2r। इस बंडल का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, इस बंडल का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया। अब dA अपॉन dt चाहिए कब, जब रेडियस 8 हो। dA अपॉन dt जब रेडियस 8 हो, और dr बाई dt तो 5 है ही। 2 पाई r के जगह 8, dr अपॉन dt के जगह 5। 8 5 जा 40 इंटू 2 80 पाई। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकंड। यही हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। यूनिट जरूर लिखें, अदरवाइज हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन देखती हूं। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी एरिया के बढ़ने का रेट, एरिया के बढ़ने का रेट 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरुआत की हूं सिंपल क्वेश्चन से। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, मतलब ये स्फेयर का क्वेश्चन है। इतना तो मुझे आइडिया मिल चुका। हैज अ वेरिएबल डायामीटर, दिस वन, यानी डायामीटर दिया हुआ है 3/2, दिस वन। हमें पता है
रेडियस होता है डायामीटर बाई 2, डायामीटर बाई 2, इसमें बाई 2 करूंगी, हमारा रेडियस आ गया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, पूछा क्या जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यही पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लें और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें। मैं लिख लेती हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v होता है 4/3 पाई r क्यूब। मैं चाहूं तो यही डिफरेंशिएट कर सकती हूं x के रेस्पेक्ट में, लेकिन क्या यहां x है? नहीं है। तो रेडियस मालूम है, इसका क्यूब करके रख देती हूं। 4/3 पाई r का क्यूब 3/4, 3/4, 3/4, इसका क्यूब यानी 3 बार, और इसका क्यूब, इससे ये और इससे ये कैंसल हो गया। 3 3 जा 9 पाई, 4 4 जा 16 का क्यूब। अब हमारा वॉल्यूम तो आ गया, चाहिए अब x के रूप में भी आ गया। चाहिए क्या मुझे? मुझे चाहिए dv/dx, वॉल्यूम का x के रेस्पेक्ट में, मतलब डिफरेंशिएट करूंगी बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। v का हो गया dv/dx 9 पाई/ 16, इस x का क्यूब, x का क्यूब होगा, पूरे को बंडल बना लिया, x क्यूब 3x² इंटू इस बंडल का डिफरेंशिएशन, 2x का 2 और इस 1 का 0। हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका। 2 8 जा 16। फाइनल आंसर मैं लिखने जा रही हूं 9 3 जा 27 पाई अपॉन 8 2x + 1 होल स्क्वायर। चाहे तो यूनिट लिख सकते हैं, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर, लेकिन x का यूनिट तो मालूम ही नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूंगी। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करती हूं आप समझ चुके होंगे। जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको समझ में आया या नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इस पैटर्न का और भी क्वेश्चन करवा दूंगी। अगर समझ में आ चुका तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैं ली हूं, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस वन। रेडियस इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इंक्रीजिंग मतलब प्लस साइन 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में मेंशन नहीं था किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। यूनिट से पता चला कि डिनोमिनेटर में सेकेंड ही होगा। आगे बढ़ती हूं। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ
इट्स सरकमफेरेंस, इसके सरकमफेरेंस के रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफेरेंस, इसके सरकमफेरेंस का रेट क्या होगा ये नहीं दिया हुआ है। ये मैं तब यूज करती जब लिखा होता एट आर इक्वल टू दिस वन। रेडियस का चेंज दिया हुआ है, सरकमफेरेंस का चेंज पूछा है। ये क्वेश्चन इशारा कर रहा है कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लिखो और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं लिखने जा रही हूं फॉर सर्कल circumference c equals to 2 pi r, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी dc अपॉन dt 2 पाई r का डिफरेंशिएशन dr अपॉन dt, dr अपॉन dt दे दिया गया 2 पाई dr अपॉन dt 0.7, 7 2 जा 14, 1.4 पाई। सरकमफेरेंस का यूनिट है सेंटीमीटर, इस टाइम का यूनिट है सेकंड। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिएगा यहां रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफेरेंस, इंक्रीज बोला है तो आंसर प्लस में होना चाहिए, और सरकमफेरेंस का यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। 1.4 पाई। कोई जरूरी नहीं है कि आप आंसर ऐसे लिखें, आप चाहें, एक तरीका ये था, अगर आप चाहते हैं तो पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 इंटू 22/7 44, यानी 4.4। 22 2 जा 44 इंटू 0.1, और फिर से यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आंसर रिप्रेजेंट करने का ये दोनों तरीका प्रॉपर था। सिमिलरली एक क्वेश्चन है होमवर्क 2, बिल्कुल इतना ही आसान, 1 मार्क्स का, इतना आसान पूछा नहीं जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आजकल कुछ भी पूछ सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, dA अपॉन dr पूछा है। एरिया का फॉर्मूला लिख लीजिए और r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जल्दी से कमेंट करिए होमवर्क 2 और आपका ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन, आप स्टार मार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन समझना है। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस वन। वॉल्यूम की बात की जा रही है, यूनिट सेकेंड से पता चला कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग पूछा जा रहा है। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज, क्यूब का जब एज यानी साइड 12 सेंटीमीटर है। फिर से समझाती हूं, एक क्यूब की बात की जा रही है, वॉल्यूम के बढ़ने का रेट ये है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। बच्चों में एक कॉमन मिसकंसेप्शन है
कि मैम सरफेस एरिया बोला है तो आप सीएसए लेंगी या टीएसए लेंगी, कर्ड सरफेस एरिया लेंगी या टोटल सरफेस एरिया लेंगी। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैं कर्ड सरफेस एरिया लूंगी। तो मैं क्या कर रही हूं यहां, फॉर क्यूब, मैंने क्या बोला पता नहीं, मैं दोबारा बोल देती हूं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम लोग हमेशा टोटल सरफेस एरिया लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कर्ड सरफेस एरिया तभी कर्ड सरफेस एरिया लेंगे, अदरवाइज टोटल लेंगे। यहां सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो मैं टोटल सरफेस एरिया लूंगी। पहले वॉल्यूम है, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगी, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगी, टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगी, फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखूंगी और टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगी। फॉर क्यूब, क्यूब के लिए वॉल्यूम v इक्वल टू ए क्यूब, टाइम के रेस्पेक्ट में मैं करने जा रही हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। इस v का होगा dv अपॉन dt, ए क्यूब का होगा 3a स्क्वायर dA अपॉन dt। dv अपॉन dt 8 दिया हुआ है, dv अपॉन dt 8 दिया है, इस एज की वैल्यू 12 दी हुई है और dA अपॉन dt, यहां से मैं कैलकुलेट कर सकती हूं dA अपॉन dt 8 अपॉन 3 इंटू 144। ऑल्सो अब सरफेस एरिया की बात की जा रही है, मैं लिखती हूं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब S इक्वल टू 6a स्क्वायर, फिर से t के रेस्पेक्ट में ds अपॉन dt 6 कांस्टेंट a स्क्वायर का 2a और a का dA अपॉन dt। यूजिंग 1 dA अपॉन dt की वैल्यू रख लूंगी, 6 2 जा 12, a की वैल्यू 12 है, a इक्वल टू 12, 6 2 जा 12, a इक्वल टू 12। यूजिंग 1 dA अपॉन dt की वैल्यू 8 बाई दिस वन, और हमारा करेक्ट आंसर आ गया 8 बाई 3। सरफेस एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम हो गया सेकंड। आपको बता दूं कि ये अकेला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे दो टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ। पहले वॉल्यूम का डिफरेंशिएट की, तब मैं सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट की। उम्मीद करती हूं आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पता नहीं एग्जामिनर को इस क्वेश्चन में ऐसा क्या दिखता है, 3-4 बार पूछ दिया और है बहुत आसान। समझिएगा, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, मैं एक डायग्राम बना लेती हूं। मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया जिसमें लेंथ x है, इज डिक्रीजिंग, याद है डिक्रीजिंग के लिए मैंने माइनस साइन पढ़ाया है, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, and the width y
इज इंक्रीजिंग, y के चेंज होने का रेट, चेंज होने का रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट है। क्योंकि इंक्रीजिंग है, मैं नोट में पढ़ाई थी आपको, इंक्रीजिंग के लिए प्लस साइन, डिक्रीजिंग के लिए माइनस। एकदम छोटी छोटी बात को भी मैं इतने बार बोलती हूं ताकि आपके ब्रेन में सेट हो जाए, कॉन्सेप्ट के रूप में बिल्डअप हो जाए। जब x इतना y इतना, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज। ये तब निकालें जब x की वैल्यू 8 हो और y की वैल्यू 6 हो। मुझसे ये पूछा जा रहा है उस मोमेंट पर, ये दोनों जब x 8 और y 6 हो। क्वेश्चन पढ़ के मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास पहला से मैं शुरुआत करूंगी a से। मुझे चाहिए पेरीमीटर dp अपॉन dt, मतलब मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखूंगी और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। पेरीमीटर होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो dp अपॉन dt 2 x का dx अपॉन dt इस y का dy अपॉन dt। अगर देखूं dx अपॉन dt तो -5 dy अपॉन dt प्लस 4 -1 इंटू 2। वैसे तो आंसर मेरा यही हो गया, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर माइनस नहीं लिखकर उसके लिए डिक्रीज शब्द का इस्तेमाल करता है। मैं लिखकर बताती हूं। हेंस रेट ऑफ चेंज के जगह डिक्रीज लिखूंगी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पेरीमीटर। अब क्योंकि डिक्रीज शब्द का इस्तेमाल कर ली तो मैं माइनस अब नहीं करूंगी। 2 सेंटीमीटर पर मिनट हमारा परफेक्ट आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट की बात कर लेती हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट रूल लगेगा। जब मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूं, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट प्लस दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। अब एरिया के चेंज का रेट होगा तब जब x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 6 हो। x के जगह 8 रख दी, dy अपॉन dt के जगह +4, y के जगह 6, dx अपॉन dt के जगह -5। 8 4 32 -30 आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस क्वेश्चन में टाइम का यूनिट मिनट ही चल रहा है, इसलिए मैंने मिनट दिया। क्योंकि पॉजिटिव है तो लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, और इसका मैं फाइनल आंसर कर देती हूं। इसलिए रेट ऑफ
change of area of rectangle is 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये क्वेश्चन सीबीएसई 3-4 बार पूछ चुकी है 4 मार्क्स में, और आसान था। आप बच्चे को टेंडेंसी डेवलप करनी है इस बड़े से क्वेश्चन को पढ़कर इस सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना। एक बार आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना सीख गए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख के टाइम के रिस्पेक्ट में, एरिया का फॉर्मूला लिखकर टाइम के रिस्पेक्ट में आप बच्चे बड़े आराम से कर सकते हैं। यह सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन मैं बहुत ही बेहतरीन करवाऊंगी, बहुत ही बेहतरीन डबल स्टार मार्क क्वेश्चन। यही वो क्वेश्चन है जो आईआईटी पूछी है पहले, यानी इस पैटर्न के क्वेश्चन एनडीए लेवल में भी मिल जाएंगे, जेई लेवल में भी मिल जाएंगे। 8/3 -8/3 4/3 और -4/3 यही 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यूनिट भी थे, मैंने नहीं लिखा है। धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझना है एक एक करके। अ लैडर मतलब सीढ़ी 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये दीवार है, ये दीवार है, इसके एलोंग ये 5 मीटर लेंथ की ये सीढ़ी है, लैडर है। द बॉटम ऑफ द लैडर, मान लेते हैं ये लेंथ ये x है और ये लेंथ y है। क्वेश्चन कह रहा है बॉटम ऑफ द लैडर, यानी इस सीढ़ी का ये निचला किनारा ये पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम वॉल, इसको ग्राउंड की तरफ खींचा गया। मैं इधर भी खींच सकती हूं, इधर भी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इस दीवार से दूर, अवे फ्रॉम द वॉल, इस दीवार से दूर खींचा गया, इस तरफ खींचा गया। अब आप बताएंगे जब इस तरफ खींचा जाएगा तो ये x बढ़ेगा या घटेगा? जब उस तरफ खींच रहे हैं इधर तो ये x तो खींचेगा, यानी ये dx/dt बढ़ रहा है, बढ़ेगा, और उसके बढ़ने का रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग? जब हम इसे पुल करेंगे, चलिए मैं बड़ा सा डायग्राम बनाती हूं ताकि कॉन्सेप्ट और निकल के आए, थोड़ा सा एक्सप्लोर ज्यादा हो। इतना बड़ा डायग्राम बना दी मैं, और ये रहा सीढ़ी जिसकी लेंथ 5 मीटर है। ये x है, ये y है, ये y ये कंप्लीट लेंथ है, और ये x। जब इस तरफ खींचेंगे तो ये तो बढ़ेगा लेकिन ये घटेगा। नया सिचुएशन खींचने के बाद ये न्यू सिचुएशन, न्यू पोजीशन ऑफ लैडर है, यानी अब x की कुछ नई लेंथ आ चुकी है और अब y की लेंथ भी कुछ घटकर कोई नई लेंथ हो चुकी है। थोड़ा पढ़ते हैं। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग? आप देख रहे हैं हाइट घट गया, तो घटने का रेट पूछा है।
हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, यानी घटना मीन्स माइनस पूछा है, dy अपॉन dt यही पूछा है। ऑप्शन में जो ऑप्शन था ये ऐसा ऑप्शन था 8/3, 16/3, 4/3 एंड 13/3, क्योंकि प्लस और माइनस में कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। पूछा हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल, हाइट था दीवार पर इस सीढ़ी का y, हाइट घटेगा जब मैं पोजीशन धीरे धीरे इधर खींचूंगी तो ये नीचे सरकता जाएगा, खिसकता जाएगा, और उसी के घटने का रेट पूछा है। बहुत अच्छे से समझिएगा, कब पूछा है? जब द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, उस मोमेंट पर बताना है जब दीवार से ये 4 मीटर हो, 4 मीटर की दूरी पर हो। तो अब मैं नए सिनेरियो में O, A और B, मैं आपसे इस नए ट्रायंगल की बात कर रही हूं। इस नए ट्रायंगल में जब ये 4 पता है, सीढ़ी की लेंथ 5 पता है, मैं लगाने जा रही हूं इन ट्रायंगल OAB पाइथागोरस लगाऊंगी, AB स्क्वायर इक्वल टू ये OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये तो पता है मुझे सीढ़ी की लेंथ 5 है, OB ही तो चाहिए, और OA 4 क्वेश्चन में मेंशन है। यहां से OB आ गया √25 - 16, OB आ गया 3 मीटर। ये मीटर में था इसलिए मैंने इसे भी लिख दिया 3 मीटर। क्वेश्चन में पूरा पढ़ चुकी, अब मैं क्या करूं? यहां पर आकर बच्चे एकदम स्पीचलेस हो जाते हैं, ब्रेन से ब्लैंक हो जाते हैं। हम लोग क्या किया करते थे? वॉल्यूम रहता था तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखकर डिफरेंशिएट, सरफेस एरिया रहता था तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखकर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया करती थी। यहां तो ना तो वॉल्यूम है ना सरफेस एरिया है, इस प्लेस पर ना तो वॉल्यूम है ना तो सरफेस एरिया है। तो कुछ ऐसा सोचते हैं जिसमें एक्स वाई में कुछ रिलेशन आ जाए और मैं डिफरेंशिएट करूं तो इस टर्म का उपयोग हो जाए। तो अब मैं पाइथागोरस लगा रही हूं इन ट्रायंगल OCD, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। यही वो क्लू लाइन है। बस इसके बाद तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही वो क्लू लाइन थी जहां से क्वेश्चन का हिंट मिल रहा था। आप देखेंगे मेंस लेवल में इस पैटर्न के मैं 2-3 क्वेश्चन दी हुई हूं, होमवर्क में भी दूंगी। डिफरेंशिएट कर लेती हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx अपॉन dt, y स्क्वायर का 2y और इस y का dy बाई dt, कांस्टेंट का 0, सब कुछ तो मालूम है। 2 इंटू एक्स के जगह 4, dx अपॉन dt 2, y की वैल्यू 3 और dy बाई dt ही तो पूछा है।
16, 3 2 जा 6 dy by dt equals to minus 16 dy upon dt minus 16 by 6। अब कहा गया क्वेश्चन पूछा था हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। यूनिट डाल दूं, dx अपॉन dt का यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसलिए रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट, क्योंकि मैंने डिक्रीज सिंबल यूज किया तो माइनस रिमूव कर दूंगी, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो चुका। और 8/3 ऑप्शन ए में करेक्ट ऑप्शन। मान लीजिए अगर प्लस भी होता और माइनस भी होता, अगर 8/3 और -8/3 दोनों ऑप्शन होता तो आप -8/3 ऑप्शन टिक करेंगे, ये मानते हुए कि रेट ऑफ चेंज पूछा है, डिक्रीज नहीं। यानी मोर परफेक्ट आंसर -8/3 है। लेकिन एनसीईआरटी में मैं कहीं कहीं देखी हूं माइनस ना देकर प्लस देते हैं और उसके बदले डिक्रीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन आप अच्छे से सीख चुके हैं? ये एक बेहतरीन टिपिकल क्वेश्चन था जिसमें आपको 2 से 3 बार रिवाइज करने का खोजता है। अब मैं नेक्स्ट एक आसान क्वेश्चन करती हूं। क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है। अ पार्टिकल मूव्स along the curve 6y equal to this one, find the points। पॉइंट पूछा है मतलब x, y पूछ रहा है on the curve at which y coordinate is changing, y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। फिर से बताती हूं, y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। ये गिवन डेटा था और पॉइंट पूछा है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व 6y equals to x cube plus 2। अब ये लाइन हिंट कर रहा है, ये लाइन हमें हिंट कर रहा है कि y को t के रेस्पेक्ट में, इस x को t के रेस्पेक्ट में मैं क्या कर रही हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। क्या आ जाएगा, 6 इंटू वाई का dy बाई dt, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर dx बाई dt, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और इस बंडल का यानी x का dx अपॉन dt, ये 2 कांस्टेंट तो डेरिवेटिव 0। यूजिंग 1, मुझे तो पॉइंट चाहिए, मैं क्या करूंगी, dy अपॉन dt के जगह ये रख देती हूं, 8 इंटू dx बाई dt 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ये कर्व की इक्वेशन है, 3 2 जा 6, इस तरफ x स्क्वायर, 8 2 जा 16, x की वैल्यू प्लस माइनस 4। मुझसे x नहीं पूछा था, पॉइंट्स पूछा था। क्योंकि पॉइंट्स पूछा है
इसका मतलब मैं x और y दोनों निकालना है तो कर्व की इक्वेशन यूज करूंगी। यूजिंग टू यानी कि इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या दिया हुआ है कर्व की इक्वेशन? जब एक बार x के जगह +4 लूंगी, 6 इंटू वाई x³ +2, 4 का क्यूब +2 y 11 आ गया। जब x लूंगी मैं -4 वही कर्व की इक्वेशन में पुट कर दूंगी। -4 का क्यूब +2 -64 +2 -62/6 31/3। जब x 4 है y 11 है, जब x -4 है y ऐसा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट्स मैं लिखूंगी, इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, मैं लिखूंगी यहां रिक्वायर्ड पॉइंट x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 11 एंड x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -31/3। ये उतना भी आसान नहीं था जितना मैंने कहा, और थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, इसलिए मैं धीरे धीरे सुलझे हुए तरीके से आपको करवाई। अब मैं एक VVI क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट लिखने का मतलब आप टिपिकल मत समझ लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल सिंपल है, लेकिन हर बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, बात चाहे स्टेट बोर्ड की कर लूं या CBSE बोर्ड की कर लूं, कई बार पूछा गया है। समझते हैं क्वेश्चन। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस वन। यूनिट से पता चल रहा है कि ये वॉल्यूम का रेट है, सेकेंड मतलब टाइम, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पोरिंग मतलब डाला गया, ऐसे पोर किया जा रहा है बालू को एक पाइप से। पाइप कैसा होता है अगर आप देखेंगे तो यही पाइप है, सिलिंड्रिकल। इसमें मैंने बालू भर लिया और ऐसे डाल रहे हैं तो जो बालू का ढेर गिर रहा है वो ऐसा कोन बनेगा। जैसे बच्चे गंगा किनारे करते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस स्टॉक से बालू ऐसे उठाते हैं और ऐसे गिराते हैं। गिराने से जो शेप बनेगा वो कोन का शेप लेगा। इस कोन में ये रेडियस है, ये हाइट है। आगे बढ़ते हैं। फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 of the radius of the base. Height is 1/6 of radius. How fast is the height of the sand cone increasing? यानी हाइट के इंक्रीज का रेट पूछा है। When height is 4 सेंटीमीटर, जब हाइट 4 सेंटीमीटर है। अगर आप बच्चे ये टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं कि ये 7-8 लाइन के क्वेश्चन को पढ़कर एक डायग्राम बना लिया
और इतना सिंबॉलिकली लिख लिया मींस आप सीख गए। आप सीख गए, अब आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं तो 12 ही क्वेश्चन करवाऊंगी ना 1.5 घंटे के लेक्चर में, और होमवर्क में दूंगी कम से कम 100 क्वेश्चन, यानी कुछ तो नए वैरायटी होंगे। जब आप वर्क करेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि आप सीख गए हैं या नहीं सीखे हैं। स्टार्ट करती हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखकर डिफरेंशिएट करूंगी। कोण के लिए फॉर कोण वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। डिफरेंशिएट तब कर पाऊंगी जब दोनों में कोई एक वेरिएबल हट जाए। चाहिए h यानी r को हटा देना है। यहां से r लिख देती हूं मैं 6 × h। वैसे भी ना r दिया है ना dr/dt पूछा है। r की कोई चर्चा नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैं r और h में r को रिमूव करना मोर प्रायोरिटी समझती हूं। यूजिंग 1 r के जगह 6h रख देना है। यूजिंग 1 v इक्वल टू π/3 r के जगह 6h इंटू h π/3 36h³ v तो आ गया हमारा 12πh³। चाहिए क्या t dv/dt। डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। v का डिफरेंशिएशन dv/dt 12π h³ का 3h² dh/dt। dv/dt 12 दिया है, 12π3 h², h की वैल्यू 4 दी हुई है, dh/dt। dh/dt आ गया 1/4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 पाई। हाइट का यूनिट सेंटीमीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। ये जिस क्वेश्चन को मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखी थी उसका सॉल्यूशन करने में तो 2 मिनट भी नहीं लगा। यानी क्वेश्चन का लेवल सिंपल था, कॉन्सेप्चुअल था। अब हम लोग एक बहुत आसान क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। मैंने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव, दोनों ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं। अ सिलिंड्रिकल टैंक, यहां टैंक सिलिंड्रिकल है, रेडियस 10 मीटर। इस सिलिंड्रिकल टैंक का रेडियस 10 मीटर है। बीइंग फील्ड विथ वीट एट द रेट ऑफ m³/h। मीटर क्यूब से पता चल चुका कि dv/dt दिया है m³/h। देन डेप्थ ऑफ व्हीट, ऊपर से गेहूं भरा जा रहा है, इसकी गहराई पूछी जा रही है, यानी हाइट इज इंक्रीजिंग, यानी पूछा जा रहा है dh/dt। then the depth of the wheat is increasing at the rate of, किस रेट से ये बढ़ रहा है। तो ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखकर टाइम के रिस्पेक्ट में करना है
क्योंकि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम फॉर सिलेंडर वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, उसमें भी रेडियस फिक्स है, वैल्यू 10 दी हुई है, 10 दी हुई है। यहां dv अपॉन dt चाहिए, मतलब मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dt, पाई को लिखूंगी 3.14, इस 10 का स्क्वायर को लिखूंगी 100 और h को लिखूंगी dh अपॉन dt। अब आप देखेंगे ये डेसिमल हटाऊंगी तो बाई 100 ये दोनों कैंसल आउट हो गया। इस dv अपॉन dt की वैल्यू 314 और यहां भी 314 dh अपॉन dt, these two gets cancelled out। मुझसे dh अपॉन dt पूछा है, इसलिए मैं लास्टली लिख दूं dh अपॉन dt, ये दोनों कैंसल हो गया। हाइट का यूनिट क्योंकि यहां मीटर क्यूब है तो ये मीटर हो गया और टाइम का यूनिट आर। ध्यान से देखना है, ये तो सारे ही ऑप्शन में एनसीईआरटी बुक में ही गलत दिया है, बुक में ही गलत है। अब आपको बताना है कि चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्योंकि हमारा आंसर 1 मीटर पर आर आया, इसलिए मैं बोल सकती हूं करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगर एक लाइन नीचे का आप नहीं देख पा रहे हैं तो अभी मैं दिखा दे रही हूं, 1 मीटर पर आर। अब हम लोग बगल वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक बगल में हमारे जो क्वेश्चन है वो है ऑब्जेक्टिव ही, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल इक्विलेटरल है, मतलब ए और ए। द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग, इसका साइड के बढ़ने का रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया, एरिया के बढ़ने का रेट पूछा है। व्हेन साइड ऑफ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान, अब तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला लिखूंगी, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। मैं लिख लेती हूं एरिया फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया इक्वल्स टू √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। एरिया इक्वल्स टू √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, ए स्क्वायर का होगा 2a और इस बंडल का dA अपॉन dt। मुझे चाहिए dA अपॉन dt तब जब a की वैल्यू 10 हो। √3/4 2, a के जगह 10, dA अपॉन dt के जगह 2। करेक्ट आंसर आ गया 10√3। एरिया मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या कोई ऑप्शन है? यस, 10√3 हमारे डी ऑप्शन में है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हमें, अगर आप ये दोनों ऑब्जेक्टिव अच्छे से सीख चुके हैं तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन करना है जो डबल स्टार मार्क है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल भी है और थोड़ा ज्यादा समझने वाला भी है। तो अब हम लोग वो आखिरी क्वेश्चन ट्राइंगल से ही रिलेटेड इक्विलेटरल ट्राइंगल करवा दी, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का कराऊंगी। मैंने आपको क्यूब कराया, रेक्टेंगल कराया, सर्कल कराया, स्फेयर कराया, कोन करवाया, सिलेंडर करवाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल करवा दिया। अब एक आखिरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, अगर आप आज का लेक्चर सीख गए, इसका मतलब हमने मिलकर रेट मेजर की जंग जीत ली है। ये मेरी गारंटी है कि कोई भी एग्जाम हो, इस 12 क्वेश्चन के बाहर नहीं आ सकता। रेट मेजर से कोई भी एग्जाम आप ले लो, अगर बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इसी 12 में से एक पूछेगा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए, हर पॉसिबल क्वेश्चन करवा दिए, इससे बाहर करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब अदर देन बेस विथ फिक्स्ड बेस। ये फिक्स्ड है, बी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, बी बराबर कांस्टेंट, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि ये फिक्स्ड है। ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मतलब ये और ये एंगल इक्वल, ये और ये साइड इक्वल। मैंने क्या किया, पार्टीशन डाल दिया। ये पूरा बी था, मैंने आधा आधा कर लिया। ये इक्वल साइड को एक्स मान ली। कहता है द टू इक्वल साइड्स, ये दोनों इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग। टू इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग, एक्स डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है मतलब माइनस साइन यूज होगा। एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से समझाती हूं। The two equal sides are decreasing at the rate of this one. How fast is the area decreasing? फिर से decreasing पूछा, माइनस ले ली। डिक्रीजिंग के लिए मैंने माइनस साइन यूज किया है, आंसर पॉजिटिव लिखूंगी। How fast is the area decreasing when the two equal sides, ये दोनों equal sides are equal to the base? जब ये दोनों equal sides इस बेस के equal हो जाएगा। क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है एरिया का फॉर्मूला लिखकर डिफरेंशिएट करना है हमें टाइम के रेस्पेक्ट में। एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट निकालने के लिए ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लगा लेती हूं। इन ट्राइंगल, हाफ ट्राइंगल की बात कर लेती हूं। इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी अगर हाइट की बात करूंगी पाइथागोरस थ्योरम से, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यही है हमारा हाइट। अगर एलसीएम ले लूं 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 4 का हो गया 2। हाइट तो मेरा आ गया। डीए अपॉन dt पूछा है, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन isosceles triangle half into base into height। हाफ बेस b है और हाइट है हमारा रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2।
अब dA अपॉन dt चाहिए, मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी। b/4 कांस्टेंट, बंडल बना रही हूं मैं, रूट x का होगा 1/2 रूट x, रूट अंडर x का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट अंडर x। रूट अंडर x का डेरिवेटिव 1/2 रूट अंडर x इंटू इस बंडल का 4 कांस्टेंट, x स्क्वायर का 2x, b कांस्टेंट b स्क्वायर का 0। अब dA अपॉन dt, x के जगह b रखना है, x के जगह b रखूंगी, ये b अपॉन 8, 1 अपॉन इस x के जगह b रखूंगी मैं, 4 2 जा 8, इस x के जगह b रख दी। 8 और 8 का कैलकुलेशन, b इंटू बी, रूट अंडर 3b स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर बाई रूट 3 इंटू बी। हमारा आंसर आ गया b अपॉन रूट 3। एक गड़बड़ की मैं, एक गड़बड़ की जो आपने भी ध्यान नहीं दिया, dx बाई dt उपयोग नहीं की। जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही थी तो x स्क्वायर का 2x और इस x का dx अपॉन dt कांस्टेंट का 0, ये dx अपॉन dt की वैल्यू -3। मैं -3 सबसे आगे ले आई, -3 और -3 ले आई, रूट से रूट कट गया, ये dA अपॉन dt आ गया -√3b। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और इस टाइम का यूनिट सेकेंड। क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, हेंस रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया इज। अब मैं माइनस नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट लिखूंगी √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन में मैं डबल स्टार लगा देती हूं। कम से कम 2 बार तो जरूर आप बच्चे रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। एनडीए भी पूछ सकती है इस क्वेश्चन को, स्टेट बोर्ड नहीं पूछ सकती है या पूछ ही नहीं है, लेकिन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मिसलेनियस का। मिसलेनियस में 2 ही क्वेश्चन है, एक ये और एक ऑब्जेक्टिव जो मैं करवाई। दोनों ही क्वेश्चन मैंने करवा दिए क्योंकि बच्चों से मिसलेनियस नहीं बनता है या वो बनाना नहीं चाहते हैं। अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क आपके लिए लिख दिया है मैंने, बहुत मेहनत से लगभग 85 मिनट पढ़ाया है। अब आपकी बारी है 4 घंटे होमवर्क करने की, 2 घंटे आज और कल नेक्स्ट लेक्चर से पहले, यानी क्योंकि क्लासेस ऑल्टरनेट में होती हैं तो अगले दिन भी 2 घंटे कम से कम आपको वर्क करने हैं। मस्ट डू होमवर्क एनसीईआरटी एक्सरसाइज दिस वन विथ सॉल्व्ड एग्जांपल। एक्सरसाइज के पहले का एग्जांपल, मिसलेनियस एक्सरसाइज दोनों मैंने करवा दिए। सॉल्व्ड एग्जांपल के चारों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, जरूर से जरूर करें। अगर आप आईआईटी की तरफ लक्ष्य रखते हैं तो इसे बनाएं,
आपका बोर्ड सीबीएसई है तो इसे बनाएं। इन तीनों में कोई एक बुक, मेरी पसंद का बुक ये है, आप पढ़ने में एवरेज है तो ये, अदरवाइज आपके पास तीनों में जो बुक है वो बनाएं। ये वेरी शॉर्ट आंसर लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की बुकलेट। अगर आप ये बना लेते हैं, अगर आप बुकलेट बनाते हैं तो एनसीईआरटी मत बनाइए क्योंकि सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप ये सब बनाते हैं तो बुकलेट मत बनाइए, यानी रिपीट मत करिए, क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना है और मैथ्स में क्वालिटी स्टडी करनी है। वक्त 4 ही घंटे देना है, लेकिन जो पढ़ना है वो सुपर्ब पढ़ना है। जैसे इस 1.5 घंटे के ड्यूरेशन में क्या मैंने कहीं समय बर्बाद किया? क्या मैंने आपसे गप किया? नहीं, मैंने टाइम को फुल टू यूज किया है। आपको भी उसी तरह करना है। याद है ना, हम दोनों का एक ही सपना है, 12th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाना, एनडीए का रिटर्न निकलवा देना, मेंस में 25 क्वेश्चन में 20+ बना लेना मैथ्स में। बस मेहनत करते रहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। थैंक यू।